चलो मेरी जान, खड़ी हो जाओ और इन कांच के टुकड़ों पर चलो। उसके ऑर्डर पर वो कांपने लगी। कांच के वे टुकड़े इतने बड़े और नुकीले थे कि उन पर चलना नामुमकिन था। आसिफ प्लीज, ऐसा मत कीजिए। उसके डरे हुए लहजे ने आसिफ को एक अजीब सा सुकून दिया। उसने अपनी आंखें बंद की, मानो उसकी चीखों में उसे कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा हो। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, हुक्म दिया है। चुपचाप इन पर चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जानती हो कि मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। बेहतर यही है कि मेरे मजबूर करने से पहले तुम खुद ये कर लो। आसिफ, आपको खुदा का वास्ता, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वह हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगी। डर के मारे उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सोच रही थी कि यह शख्स उसके साथ और क्या क्या करेगा। उन नुकीले कांचों को देखकर उसकी धड़कनें थमने लगी थी। उठो और चलो, वो बेरहमी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसने एक पल आसिफ की मुस्कुराती आंखों में देखा और अगले ही पल अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। उसने सोच लिया था कि जब मरना ही है तो फिर कैसा डर। एक ही पल में वो अपना सारा दर्द और डर भूल गई। उसकी जिंदगी पहले ही कब आसान थी। वो तेज कदमों से कांच की ओर बढ़ी और फिर आसिफ सीटी बजाते हुए अपनी नजरें फ्रंट सीट पर मौजूद उस बेहोश लड़की पर गड़ाए हुए था। वो दुश्मन की बेटी थी, पर बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आसिफ के दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर आसिफ के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। सब ढोंग है। ये भी अपने बाप की तरह मक्कार और घटिया है। इसके बाप का चेहरा भी तो कितना मासूम था, पर अंदर से वो कितना घिनौना निकला। ये तो उससे भी ज्यादा मासूम दिखती है, यानी अंदर से उतनी ही ज्यादा जहरीली होगी। नफरत में पागल आसिफ ने पिस्तौल की नली उसके मुंह में डाल दी। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी इस बेहोश वजूद को खत्म कर दे। पिस्तौल जब उसके हलक से लगी तो बेहोशी में भी वह दर्द से कर्रा उठी। आसिफ की आंखों में खून उतर आया था। अचानक उसकी आंखें नम होने लगी। वो याद करने लगा कि वो खुद कितना मासूम था। फिर जफर शाह ने उसे कातिल बना दिया। उसे एक ऐसा जालिम इंसान बना दिया जो वो कभी नहीं बनना चाहता था। एक वक्त था जब वो खून देखने से डरता था, और आज वो खून की होली खेलता था। उसका मन किया कि जफर के सीने में गोलियां उतार दे, पर यह मौत बहुत आसान होती। जफर शाह ने उसके मासूम भाई बहन और माँ बाप को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मारा था। उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल सकता था। उस काली रात को भूल भी कैसे सकता था। उसी दिन तो उसकी मासूमियत का कत्ल हुआ था। उस 7 साल के बच्चे के सामने उसने जो खेल खेला था। आसिफ अगर 7 जन्म भी ले ले तो भी उस मंजर को नहीं भूल सकता था। वो खून की होली किसी और के खून से नहीं, बल्कि उसके अपने माँ बाप और भाई बहन के खून से खेली गई थी। उस वक्त वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि मानो हवाएं थम गई हो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला तड़प उठे। गुस्से और जुनून में उसने पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रख दी थी। वो अभी उस लड़की को खत्म कर देना चाहता था। नहीं, नहीं, वो अचानक चिल्लाया और पिस्तौल को डैशबोर्ड पर दे मारा। इतनी आसानी से मैं उस नीच इंसान की बेटी को नहीं मारूंगा जो जुल्म उसने मेरे परिवार पर किए। मैं उससे भी कई ज्यादा सितम उसकी इस बेटी पर ढाऊंगा। मैं इसकी वो हालत कर दूंगा कि जफर शाह तड़प उठेगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं इसे उस मोड़ पर ले आऊंगा कि जफर शाह गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बल मेरे पास आएगा। फिर उसकी नजरों के सामने उसकी बेटी को मारूंगा। उसे वही दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया है। अंदरूनी टूटन और नफरत के बीच आसिफ ने हार मानकर स्टीयरिंग पर सीट टिका दिया। उसकी आंख से एक आंसू टपका और उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया। गाड़ी शाह हवेली के सामने आकर रुकी। उस बिल्डिंग को देख आसिफ के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई। उसका जी चाहता था कि इस हवेली से कहीं दूर भाग जाए। ये जगह वो उसके लिए मनुष्यत की निशानी थी। इस हवेली में उसने बरसों तक खुशियां देखी थी, पर अब मुस्कुराना तो जैसे एक अधूरा ख्वाब बन गया था। अब इस हवेली को देखकर उसे सिर्फ रोना आता था। वो इतना रोता था कि उसके आंसू खत्म हो जाएं, पर दर्द कम ना हो। यह कदम रखते ही उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते थे। इंतकाम की आग ही थी जिसने उसे इस हवेली से बांध रखा था, वरना वो इसे कब का छोड़ चुका होता। वो जानता था कि जब तक वो यहाँ रहेगा ये दीवारें उसे उसका दुख भूलने नहीं देगी, और वो भी यही चाहता था। जब तक बदला पूरा ना हो वो अपना दर्द कम नहीं होने देना चाहता था।
भले ही हवेली उसे कितना ही रुलाए, पर उसकी यादों का बसेरा भी तो यही था। आज से एक खामोश हवेली मुझे नहीं, बल्कि किसी और को रुलाएगी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक चमक आ गई। उसने मुड़कर हीरा की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश थी। उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी देर तक बेहोश कैसे है। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इतनी लंबी तान कर सो रही है। वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। बाहर खड़े होकर उसने एक बार फिर हवेली को देखा। यह हवेली जितनी आलीशान और खूबसूरत थी, उतनी ही मनहूस भी। आसिफ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इस नफरत के खेल के बीच उसे बस कुछ पल का सुकून चाहिए था, लेकिन सुकून तो जैसे उससे रूठ चुका था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गुनाह किया था, जो उसे एक पल की शांति भी नसीब नहीं होती थी। शायद जफर शाह से इंतकाम ही उसकी जिंदगी का असली सुकून बनने वाला था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला था। वह अपनी जान हार सकता था, लेकिन इंतकाम नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी की फ्रंट सीट की तरफ बढ़ा, जहां उसकी दुश्मन अब भी अजीब हालत में बेहोश पड़ी थी। उसे देखते ही आसिफ के होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आई। उसने झटके से दरवाजा खोला, इससे पहले कि वो लड़की जमीन पर गिरती। आसिफ ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हें मेरे सिवा कोई और दर्द नहीं देगा, ये मेरा वादा है। मगर मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि खुद दर्द भी पनाह मांगेगा। उसने उसके कान के पास झुककर धीमे लहजे में कहा। एक वादा था जो आने वाले वक्त में कहर बनकर टूटने वाला था। उसके नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बहाव में थामे वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली बाहर से जितनी बड़ी थी, अंदर से उतनी ही आलीशान थी। घने जंगलों के बीच ये हवेली किसी को भी अपनी खूबसूरती से सम्मोहित कर सकती थी, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ये किसी डरावने सहाय से कम नहीं थी। आसिफ उसे उठाकर हवेली के उस हिस्से में ले आया जहाँ बरसों से सन्नाटा पसरा था। उस अंधेरे कमरे को देखते ही आसिफ की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। वो कमरा इतना काला था कि वहां रहने वाला शख्स उजाले को भूल जाए। अंदर पहुंचते ही उसने हीरा को बेदर्दी से फर्श पर पटक दिया। बेहोशी में भी वो दर्द से सिसक उठी। उस कमरे में जगह जगह मिट्टी और सीलन की बदबू फैली थी, जिसने आसिफ का दिमाग खराब कर दिया था। सालों से वहां सफाई नहीं हुई थी। अंधेरा इतना घना था कि उसे हीरा का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आसिफ ने एक कुर्सी खींची और उसके ठीक सामने बैठ गया। लो हीरा जफर शाह, तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो गई। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब तुम तड़पोगी तो तुम्हारा बाप भी तड़पेगा। वो गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगेगा, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मेरे माँ बाप मांग रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी दरिंदगी थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो डर से मर जाता। तुम दोनों का खून भी वैसे ही बहेगा जैसे मेरे परिवार का बहा था। तुम्हारा बाप वैसे ही चिल्लाएगा जैसे मेरा बाप चिल्लाया था। तुम भी अपनी सांसों की भीख मांगोगी, लेकिन अफसोस, आसिफ अंसारी के दिल में तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि रहम, हमदर्दी और अफसोस जैसे शब्द तुम्हारा बाप मेरे अंदर से पहले ही मिटा चुका है। अब अगर मुझ में कुछ बाकी है तो वो है मेरा इंतकाम। इसके सिवा अब और कुछ भी नहीं। आसिफ ने अपने हाथ में पहनी घड़ी पर टॉर्च की रोशनी डाली। उसने उसे 10 घंटे की बेहोशी का इंजेक्शन दिया था और अभी सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे, यानी अगली सुबह से पहले उसे होश नहीं आने वाला था। हीरा जफर शाह, ये आखिरी रात है जब तुम सुकून से सो रही हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल तुमसे छीन लूंगा। तुम लोग भी चैन के लिए वैसे ही तरसोगे जैसे हम तरसे थे। एक डरावना कहकहा लगाते हुए वो उस मनुष्य कमरे से बाहर निकल गया। वो इस बात से अनजान था कि जिस लड़की को वो मोहरा बनाकर लाया है, शायद उसके होने या ना होने से उसके बाप को कोई फर्क ना पड़ता हो। वक्त अपनी चाल चल चुका था। अब कौन सही था और कौन गलत, ये तो आने वाली कल को ही तय करना था। नहाने के बाद टॉवल से बाल सुखाते हुए वो बाहर आया। पानी की वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा चमक उठा था। वो जैसे ही आईने के सामने खड़ा हुआ, ऐसा लगा मानो आईना भी उसकी शख्सियत के आगे छोटा पड़ गया हो। और बहुत खूबसूरत था। लंबा कद, गठीला बदन, सफेद रंगत, गहरी काली आंखें और तीखी नाक। सिगरेट की वजह से उसके गुलाबी होठ थोड़े सांवले पड़ गए थे।
لیکن گالوں پر پڑنے والے ڈمپل اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ پر ان آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی سرخی چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ یہ شخص برسوں سے سویا نہیں ہے۔ میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں، اب مجھے وہ سب ملے گا جس کے لیے میں برسوں تڑپا ہوں۔ وہ مسکرایا، پر اس مسکراہٹ میں سکون نہیں زہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لگے ایک بڑے سے فوٹو فریم کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ فریم اس کے قد سے بھی بڑا تھا اور پوری حویلی میں یہی ایک چیز تھی جسے وہ پیار کرتا تھا۔ اس تصویر میں اس کا پورا پریوار مسکرا رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی آصف کے چہرے پر ایک مسکان آئی۔ یہی وہ پل تھا جب اس کا دل سچ میں مسکراتا تھا۔ یہ تصویر اسے 12 سال پیچھے لے جاتی تھی، جب اس کی دنیا خوشیوں سے بھری تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مما، پاپا، خوش ہو جائیے، انتقام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی موت کا بدلہ لے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں مما، میں اس لڑکی پر اتنا ظلم کروں گا کہ اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گی، پر میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے تصویر کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ظفر شاہ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر تڑپے گا، لیکن میں اسے اس سے بھی زیادہ تڑپاؤں گا، اور پھر آپ لوگوں کا بدلہ پورا ہوگا اور میری زندگی میں سکون آئے گا۔ سکون، یہ شبد کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ آج اس کے ماں باپ کو اسے جدا ہوئے پورے 12 سال بیت چکے تھے، اور ان 12 سالوں میں آصف انصاری کبھی چین سے نہیں سویا تھا۔ آج سے ٹھیک 12 سال پہلے اسی کالی رات کو اس نے آصف سے اس کے ماں باپ چھین لیے تھے۔ آج کی رات وہ سو نہیں سکتا تھا۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ اگر کوئی کمزور دل والا اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے ہی مر جاتا۔ وہ زمین پر بیٹا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رو رہا تھا۔ باہر ہوائیں شانت تھی، پر آسمان گہرا لال تھا، مانو 12 سال بعد بھی وہ خوفناک دن آسمان کے سینے میں تازہ تھا۔ اچانک روتے روتے وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی دیوانگی تھی کہ لگ رہا تھا وہ اپنا مانسک سنتولن کھو چکا ہے۔ اگلی صبح آصف اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کریم کلر کی پینٹ اور بلیک شرٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پرفیوم کی مہک دور تک پھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات بھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اینیکسی کی طرف بڑھے۔ اس نے 10 گھنٹے کا انجیکشن دیا تھا، لیکن اب 25 گھنٹے بیت چکے تھے۔ یقیناً وہ ہوش میں آ چکی ہوگی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے چابی سے اندھیرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیلی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ہیرا ابھی ویسے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اتنی دیر تک بے ہوش دیکھ کر آصف کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی آئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور اس کی سانسیں چیک کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ صرف سو رہی ہے تو اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ تو میڈم اب تک سو رہی ہے، چلو سکون کی آخری نیند تو لے لی، اب مجھے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے میں ملال نہیں ہوگا۔ زبیر، وہ دہاڑا۔ زبیر کانپتے ہوئے کمرے کے اندر آیا۔ کتنی بار سمجھا ہے زبیر کہ میری آواز پر فوراً آ جایا کرو۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ سر، وہ میں حویلی میں۔ چپ رہو، جاؤ اور ایک جگ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ساتھ میں ڈھیر سارے آئس کیوب بھی ہونے چاہیے۔ مگر سر، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو زبیر، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آصف کی چیخ سن کر زبیر الٹے پیر باہر بھاگا۔ 2 منٹ بعد زبیر پانی اور برف لے کر لوٹا۔ آصف نے مسکراتے ہوئے جیک لیا اور اس میں آئس کیوب ملانے لگا۔ زبیر، اب کیا تمہیں یہاں سے جانے کے لیے الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا؟ اس کے تیز لہجے کو سمجھتے ہی زبیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب آصف کے چہرے پر ایک ڈراؤنی مسکراہٹ تھی۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور ہیرا کی طرف مڑا، جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ ویسے تو میں ایسا انسان نہیں ہوں جو کسی کی نیند خراب کرے، لیکن تم میری دشمن ہو تو تمہارے لیے یہ تحفہ بھی جائز ہے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے برف جیسا ٹھنڈا پانی سیدھے اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ ہیرا ہڑبڑا کر چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آصف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کروڑتا سے مسکرا رہا تھا۔ ہیرا کی چیخیں بند نہیں ہو رہی تھی۔ آصف نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔
उसे उसकी चीखों में एक अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था। वह अब भी अपने चेहरे को हाथों में छिपा कर रो रही थी। आसिफ खुशी से उठा और धीरे धीरे उसके करीब आया। उसे अपने इतना पास देख हीरा की सांसें अटक गई। वो कितना खतरनाक है, ये बात उसे कल ही समझ आ गई थी। के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया और धड़कनें बेकाबू होने लगी। आसिफ देख सकता था कि वो बुरी तरह दहशत में है। वो उसके बराबर घुटनों के बल बैठा और बहुत ही नरमी से उसके गाल पर हाथ रखा। सांस लो जाने मन। उसका लहजा इतना गहरा और भारी था। हीरा ने डर के मारे अपनी सांसें और भी रोक ली। ये देख आसिफ का पारा चढ़ गया। सांस लो, डैम इट। और दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर हीरा घबरा कर तेजी से सांसें लेने लगी। उफ, ये डरना, ये कांपना। डार्लिंग, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अभी इतना डर जाओगी तो सरेंडर कैसे करोगी? उसने सवाल किया। लेकिन खौफ के मारे हीरा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम्हारा ये डर मुझे बहुत सुकून दे रहा है। हीरा जफर शाह, तुम्हें डरना भी चाहिए। तुम्हारे साथ जो होने वाला है और जो तुम्हारे बाप ने किया है, उसके बाद ये डर ही तुम्हारा नसीब है। हीरा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। आसिफ का लहजा अब सख्त हो चुका था। हिम्मत देखो इसकी। डार्लिंग, तुम यहाँ अपने बाप की गुनाहों की सजा भुगतने आए हो और तुम भुगतोगी। हीरा को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। आसिफ उसका चेहरा पढ़कर फिर से मुस्कुराया। कोशिश भी मत करना जाने मन। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। उसकी मुस्कुराहट इतनी जहरीली थी कि हीरा और भी पीछे दुबक गई। चलो, अब खड़ी हो जाओ। हमें शादी करनी है। शादी का नाम सुनते ही हीरा की रही सही जान भी निकल गई। मैं मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, हुक्म दिया है। चुपचाप खड़ी हो जाओ, वरना अभी यही तुम्हारी मैयत सजा दूंगा। फिर कब्र में बैठकर शादी से इनकार करते रहना। अब खड़ी हो जाओ। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा कमरा गूंज उठा। नहीं नहीं, प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे जाने दीजिए। उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आसिफ ने झटके से अपने पैर पीछे खींचे। मुझसे दूर रहो और ये फालतू का नाटक मेरे सामने बंद करो। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जो कोई भी हो, मुझ पर रहम खाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हीरा गिड़गिड़ा रही थी। क्या बिगाड़ा है ये मत पूछो। अगर हिसाब करने बैठ गया तो तुम्हें काट कर रख दूंगा। आसिफ की दहाड़ सुनकर वो डर से कांपते हुए खड़ी हो गई। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। उसका बार बार इनकार आसिफ के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने झटके से अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाली, उसे लोड किया और उसकी नली सीधे हीरा के गले में डाल दी। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, हीरा जफर शाह। पहला, मुझसे निकाह कर लो, और दूसरा, अभी के अभी मर जाओ। आसिफ की उंगली ट्रिगर पर जमी थी। हीरा ने उसकी आंखों में देखा, जहां जुनून और खून सवार था। वो समझ गई कि यह शख्स वाकई उसे मार देगा। डर के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। जल्दी चुनो, मौत या निकाह। मौत के साय में हीरा ने हार मान ली और सिर हिलाकर हामी भर दी। आसिफ ने बंदूक उसके गले से हटाई। मैं मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। हीरा के इस टूटे हुए लहजे ने आसिफ अंसारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अगर मौत चुन लेती तो शायद सफर आसान होता, पर तुमने जिंदगी चुनी है और ये जिंदगी कितनी दर्दनाक होगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। आसिफ ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। आसिफ उसे घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। मौलवी साहब पिछले आधे घंटे से बाहर इंतजार कर रहे थे। आसिफ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका दिल कर रहा था कि हीरा का चेहरा थप्पड़ से लाल कर दे। उसने उसे साफ शब्दों में कहा था कि आधे घंटे में तैयार मिले, पर उसने देरी कर दी थी। उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा खोला। हीरा, जो अब तक आईने के सामने बेजान खड़ी थी, उसे देखते ही कांपने लगे। उसके आंसू और तेज हो गए। वो अपनी चीखों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं मैं वो क्या बकरी की तरह मैं कह रही हो? आसिफ दहाड़ा। हीरा डर के मारे ड्रेसिंग टेबल की तरफ पीछे हटने लगी। पीछे ड्रेसिंग टेबल है, तुम उसके अंदर नहीं घुस सकते।
हीरा रोते हुए उसके पास आई। जब मैंने कहा था कि मौलवी साहब आ रहे हैं तो तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? मुझे अब और इनकार नहीं सुनना। अगर अब एक बार भी तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। मैं कसम खाता हूँ और मैं अपने कसमों से कभी नहीं मुकरता। अगर मैंने कह दिया कि मैं करूंगा तो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। आसिफ की इस दहाड़ ने हीरा को और भी बुरी तरह रुला दिया। उसकी सिसकियां सुनकर आसिफ चिढ़ गया और झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। चलो अब, मौलवी साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। हीरा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें आसिफ के चेहरे पर टिका दी। उसका मन तो भाग जाने का था, पर उसे पता था कि यहाँ से भागना कितना मुश्किल था। वो एक ऐसे शैतान के चुंगल में फंस चुकी थी जिससे बचना नामुमकिन था। अगले ही पल दिल पर पत्थर रखकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगी। उसे इस हाल में बाहर जाते देख आसिफ का दिमाग चकरा गया। रुको! उसकी आवाज सुनते ही हीरा उल्टे कदम उसके पास आ गई। कहाँ जा रही थी तुम? आपने ही तो कहा। चलिए, अपना चेहरा ढको। इस हाल में बाहर जा रही हो? ये बड़ी सी चादर क्या बेपर्दी के लिए रखी है? वो बुरी तरह चिल्लाया। हीरा शर्मिंदा होकर सर पर चादर ओढ़ने लगे। अब चले? उसने फिर पूछा। उसकी इस मासूमियत ने आसिफ को और गुस्सा दिला दिया। बेवकूफ लड़की, तुमसे कह रहा हूं अपना चेहरा पूरी तरह ढको। कि तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? आसिफ ने खुद आगे बढ़कर घूंघट उसके चेहरे तक खींच दिया। अब हीरा का चेहरा और गला पूरी तरह छुप चुका था, बस उसके हाथ दिख रहे थे। तुम मेरी बीवी बनने जा रहे हो। जितनी बेशर्मी करनी थी कर चुकी हो। निकाह के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। उसने हीरा की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आसिफ उसके दर्द की परवाह किए बिना उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। हीरा का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे इस शख्स से नफरत हो गई थी, सख्त नफरत। उसका जी चाहता था कि वह आसिफ का गला घोट दे, पर एक मजबूर औरत में इतनी हिम्मत कहाँ। आसिफ ने हीरा को सोफे पर पटका और खुद उसके पास बैठ गया। मौलवी साहब बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। आसिफ का डर ही इतना था कि बयां करना मुश्किल था। आसिफ के आदमी मौलवी साहब को जबरदस्ती यहाँ लाए थे। वे जानते थे कि अगर वो निकाह पढ़ाने से मना करते तो अब तक उनका जनाजा उठ चुका होता। आसिफ ने अपनी तीखी नजरें मौलवी साहब पर गड़ाई। मौलवी साहब, निगाह आज पढ़ाएंगे या कल? जरा हमें भी बता दीजिए। आसिफ के इस तंज पर मौलवी साहब घबरा गए और हड़बड़ाकर बोले, जी साहब, बस अभी पढ़ा रहा हूँ। जी मौलवी साहब, शुक्रिया, आसिफ ने सख्त लहजे में कहा और उन्हें घूरने लगा। मौलवी साहब डर के मारे खून के घूंट पीकर रह गए। जैसे ही वे निकाह पढ़ाने के लिए हीरा के करीब बैठे, आसिफ का दिमाग चकरा गया। उसने ऐसी जानलेवा नजरों से मौलवी साहब को देखा कि वे घबराकर फौरन दूर हो गए। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाएंगे या नहीं? जी, जी पढ़ा रहा हूँ। हीरा जफर शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के शब्द हीरा को किसी तेजाब की तरह अपने कानों में उतरते महसूस हुए। वह सन खड़ी थी। मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं डार्लिंग। जवाब दे रही हो या यहीं से ऊपर पहुंचा दो? कु- कबूल है, हीरा ने हकलाते हुए कहा। 3 बार कबूल है कहकर वो उस शख्स को अपने निकाह में कबूल कर चुकी थी जिससे उसे बेतहाशा नफरत थी। अब मौलवी साहब आसिफ की तरफ मुड़े। आसिफ सालार अंसारी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आसिफ के होठों पर एक गहरी इंतकामी मुस्कुराहट आई। जी, कबूल है, कबूल है, मुझे ये निकाह कबूल है। 3 बार कबूल है कहकर वो उसको अपनी जिंदगी में ले आया था, जिसकी दुनिया उजाड़ने का उसने खुद से वादा किया था। निकाह पूरा होते ही मौलवी साहब ने राहत की सांस ली। आसिफ ने टेढ़ी नजरों से उन्हें देखा और कहा, मौलवी साहब, जाने के लिए क्या आप अलग से इनविटेशन कार्ड भिजवाओ? ये सुनते ही मौलवी साहब वहां से रफू चक्कर हो गए। आसिफ मुस्कुराते हुए हीरा के कान के पास झुका। मुबारक हो बेबी गर्ल, हमारा निकाह हो गया। मोहब्बत और नफरत की शादियां तो बहुत सुनी होगी, पर इस इंतकामी शादी की शुरुआत मैंने की है। तुम मेरी इंतकामी बीवी हो, जो यहाँ सिर्फ मेरा बदला पूरा करने के लिए आई हो।
मुबारक हो जाना। हीरा डर के मारे जम गई थी। उसे इस मर्द से बहुत डर लग रहा था। अगर वो उसे मरने के लिए कहता तो शायद वो डर के मारे ही मर जाती। आसिफ अचानक पेट पकड़कर हंसने लगा। उफ, मेरी बीवी। फिर वो एकदम शांत हुआ और उसके पास झुककर पूछा, क्या हो तुम मेरी? उसकी हंसी और अचानक बदले लहजे ने हीरा को और डरा दे। मैंने कुछ पूछा है बेबी गर्ल? बताओ, क्या हो तुम मेरी? बोलो। वो अचानक दहाड़ा। बी बीवी। ये शब्द सुनने के लिए काफी अच्छा लगता है। वह एक वैसी मुस्कुराहट के साथ बोला। हीरा बुरी तरह टूट चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम बहुत बुरे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मर जाऊंगी। मुझ पर रहम करो। मुझे जाने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो आसिफ। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। आसिफ के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपना नाम आज से पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था जितना हीरा की आवाज में लग रहा था। उसके कान के पास झुका और बड़ी शिद्दत से बोला, एक बार फिर से मेरा नाम लो। हीरा डर के मारे पीछे हट गए। क्या क्या बोलूं? मेरा नाम लो डार्लिंग। असी आसिफ। वाओ, मेरा नाम इतना खूबसूरत है। ये मुझे आज पता चला। आसिफ ने गर्दन पीछे झुकाई और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी हीरा को दहशत से भर रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारी बात मानी है ना? अब तुम भी मेरी बात मानो। हीरा ने डरते डरते अपनी उंगली से आसिफ की आस्तीन पकड़ी और गिड़गिड़ाई। उसकी गुलाबी उंगलियों को अपने आस्तीन पर देख आसिफ की आंखें सुर्ख हो गई। मेरी जान, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी अपनाया है। तुम तो यहाँ सजा पाने के लिए आई हो, अपने बाप के गुनाहों की सजा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे बाप ने मेरा पूरा खानदान उजाड़ दिया। तुम खुद सोचो, क्या मैंने तुम्हें आजाद करने के लिए निकाह किया है? उसने हीरा की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल किया, जिसे सुनकर वो सन रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने बाप के किए की कितनी भयानक कीमत चुकाने वाली है। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जुल्म सहने के लिए आई हो। यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम सोचोगी भी तो उससे पहले ही मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दे दूंगा। जब आसिफ दोबारा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वो डरा और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोफे पर गिरकर बेहोश हो गई। आसिफ की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बेबी गर्ल, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से बेहोश हो गई। जब मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तब तुम्हारा क्या होगा? सोचकर ही तरस आ रहा है। उसने झुककर हीरा के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठाया। जुल्म की शुरुआत होने वाली है जाने मन, तैयार हो जाओ। अब से तुम्हारा सुकून छीन चुका है। उसने नरमी से हीरा के कान के पास अपने होठ रखे। एक बिना सोचे समझे उठाया गया कदम था। जैसे ही उसे होश आया कि उसने क्या किया है, उसने झटके से अपना चेहरा पीछे कर लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे छूने की कोशिश भी क्यों की। उसका पत्थर जैसा दिल जो बरसों से शांत था, आज हल्की सी दस्तक देने लगा था। वक्त अब क्या करवट लेने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। वो उसे बाहों में मजबूती से थामे अपने कमरे में दाखिल हुआ। आज उसके कमरे में एक नया वजूद जुड़ गया था। लेकिन अफसोस कि ये वजूद मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि नफरत की आग बुझाने के लिए लाया गया था। भारी कदमों से बिस्तर के पास आया और सोती हुई हीरा का चेहरा देख एक गहरी और ठंडी सांस भरकर रह गया। हीरा इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। सफेद रंगत, नीली आंखें, गुलाबी होठ और एक तराशी हुई नाक। उसके होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आसिफ ने उसे नरमी से तकिए पर लिटाया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। मैडम तो गहरी बेहोशी में चली गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। उसने अपने होठ चबाते हुए सोचा। वो अपने माथे पर हाथ फेरते हुए उसे नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। जफर शाह ने जो किया था, उसके बाद उसकी बेटी आसिफ के कहर से बच जाए, ये नामुमकिन था। आसिफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इन यादों से दूर भागना चाहता था, पर उसका दिमाग उसे वापस उसी काली रात में ले गया। उस रात उसकी माँ अपने 2 महीने के बच्चों को सीने से लगाए तेजी से भाग रही थी। वो दरिंदा जफर शाह उसके पीछे लगा था। 7 साल का नन्हा आसिफ डर के मारे चीख भी नहीं पा रहा था।
वो बस कुछ देर के लिए पानी पीने अंदर गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो बाहर का नजारा देखकर उसके कदम जमीन में धंस गए। उसका बाप जमीन पर पड़ा मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी छोटी बहन, जो उससे सिर्फ 2 साल छोटी थी, वो भी खून से लथपथ जमीन पर गिरी थी। चारों तरफ खून का तालाब बना हुआ था। आसिफ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज गले में ही मर गई, मानो उसकी बोलने की शक्ति छीन ली हो। देखते ही देखते उसके पापा का वजूद शांत हो गया। आसिफ ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो भी तो तैयार था ना, ये सब बाहर घूमने जाने वाले थे। आसिफ की जिद पर ही ये ट्रिप प्लान हुई थी। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने जिद ना की होती तो आज ये मंजर ना देखना पड़ता। वो दरिंदा अब भी उसकी माँ के पीछे था। उसकी गोद में उसका 2 महीने का भाई था। उसकी लाडली बहन पहले ही दम तोड़ चुकी थी। आसिफ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। उसका मन किया कि जोर से चीखे और सबको बुला ले, पर वो पत्थर बन चुका था। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। उसकी माँ जमीन पर गिर पड़ी और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। वो गिरकर भी गिड़गिड़ा रही थी, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को छोड़ दो जफर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये अभी सिर्फ 2 महीने का है, सब कुछ तुम्हारा है, बस मेरे बच्चों को बख्श दो। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और कह पाती, उस जल्लाद ने उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दी। आसिफ के पैरों की जान निकल गई। वो वही गिर पड़ा और अपनों की बेजान लाशों को देखता रहा। उसने अपने 2 महीने के भाई की तरफ देखा, जो हिचकियों के साथ रो रहा था। उस छोटे से बच्चे को देखकर नन्हे आसिफ के दिल में जफर शाह के लिए जो डर पैदा हुआ, उसने आज उसे एक दरिंदा बना दिया था। जफर शाह ने आसिफ के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। वो उस 2 महीने के मासूम बच्चे को कैसे छोड़ देता? आसिफ ये सब नहीं देख सकता था। वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो दौड़कर उसे बचाना चाहता था, पर उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। जफर ने हंसते हुए उस बच्चे की गर्दन पर अपने हाथ रखे। आसिफ ने फटी आंखों से देखा कि जफर पूरी ताकत से उस मासूम का गला घोट रहा था। वो 2 महीने का बच्चा तड़प रहा था, हाथ पांव मार रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें बाहर को उबल आई, पर उस दरिंदे को रत्ती भर भी रहम नहीं आया। आसिफ की आंखों के सामने उसके भाई की सांसें थम गई, जिसके जन्म पर पूरे खानदान ने खुशियां मनाई थी। वो बच्चा ठीक 2 महीने बाद दुनिया छोड़ गया। जफर उसे हाथ में ले पागलों की तरह हंस रहा था। और करेगा मेरे साथ मुकाबला सालार अंसारी? अब तो तू मर गया। मैंने कहा था कि अपना बिजनेस मेरे नाम कर दे, पर तूने मौत को चुना। जफर की वैसी हंसी सुनकर आसिफ डर के मारे बेहोश हो गया। आसिफ एक झटके से उस डरावनी याद से बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खून भरी नजरों से बिस्तर पर लेटी उस लड़की को देखा, जो कुछ देर पहले ही उसकी बीवी बनी थी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अपनों का खून हुआ था। अब उसे भी खून का बदला खून से लेना था। बाहर कड़ाके की ठंड थी। हीटर चलने के बावजूद हवा में बर्फीली चुभन थी। आसिफ ने पानी से भरा जग हीरा के ऊपर उलट दिया। बर्फीला पानी पड़ते ही हीरा हड़बड़ाकर उठी और अपने सामने आसिफ को खड़ा देख उसकी चीख निकल गई। वो अपने चेहरे को हाथों से ढककर बुरी तरह चिल्लाने लगी। ठंड से उसका नाजुक वजूद कांप रहा था, पर आसिफ के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। जो जफर शाह ने उसके साथ किया था, ये उसके आगे कुछ भी नहीं था। हीरा की चीखें आसिफ के कान के पर्दे फाड़ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? वो दहाड़ा। हीरा सहम कर चुप हो गई और दीवार से जा लगी। आसिफ की सुर्ख आंखें देख उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत करीब है। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे मार दोगे, मेरा दिल कह रहा है। वो हिचकियों के बीच फुट फुट कर रोने लगे। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी मौत बहुत करीब है। आसिफ ने चिल्लाते हुए कांच का जग जमीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ कांच के टुकड़े बिखर गए। हीरा ने चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसे आसिफ इस वक्त किसी आदमखोर दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। आसिफ की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जुनून सवार था। हीरा को पूरा यकीन था कि आसिफ उसे मार डालेगा। आसिफ खामोशी से कांच के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करने लगा। कांच का ढेर देखकर हीरा की रूह कांप उठी। आसिफ उसे डरा हुआ देखकर क्रूरता से मुस्कुराया। तुम्हारा वो हाल करूंगा मेरी जान कि तुम सब भूल जाओगे। अगर कुछ याद रहेगा
तो वो होगा सिर्फ मेरा जुल्म। वो कांच के गिलास तोड़ तोड़ कर उस ढेर में मिलाने लगा। इरा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहता है। चलो मेरी जान, खड़ी हो जाओ और इन कांच के टुकड़ों पर चलो। हीरा का वजूद कांप उठा। कांच के टुकड़े इतने बड़े और नुकीले थे कि उन पर पैर रखना खुदकुशी जैसा था। आसिफ, प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हीरा की डरी हुई आवाज सुनकर आसिफ ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसे उसके डर में एक अजीब सा मजा आ रहा था। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, हुक्म दिया है। अगर खुद नहीं चली तो मैं जबरदस्ती चलाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपनी पर उतरूं, खुद ही चलना शुरू करो। आसिफ, खुदा का वास्ता, मैं मर जाऊंगी। वह हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगे। नुकीले कांच को देखकर उसकी धड़कनें रुकने लगी थी। उठो और चलो, आसिफ बेरहमी से दहाड़ा। ईरा ने बिना कुछ कहे आसिफ की आंखों में देखा। वहां सिर्फ इंतकाम की आंख थी। ईरा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने सोच लिया, जब मरना ही है तो फिर डरना क्या। वो अपनी सारी तकलीफ भूलकर तेज कदमों से कांच की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कांच के पास पहुंचकर अपना पैर उठाया, उसका दिमाग घूम गया। कांच इतना मोटा था कि पैर रखते हुए खाल चीरकर अंदर धंस जाता। आसिफ उसे गौर से देख रहा था। हीरा ने एक गहरी सांस ली और अपना पैर नीचे की ओर बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसका पैर उन खूनी कांचों को छूता, आसिफ ने झटके से अपना हाथ हीरा के पैरों के नीचे रख दिया। हीरा हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस शख्स ने उसे मौत के मुंह में धकेला, उसने खुद उसे बचा लिया। आसिफ खुद भी हैरान था कि उसने ये क्या किया। वो फौरन खड़ा हुआ और पूरी ताकत से दरवाजा पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वहां सोफे पर बैठकर आसिफ बेचैनी से अपने बाल नोचने लगा। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था, ये मैंने क्या किया। मैं उसे दर्द क्यों नहीं दे सका। वो गुस्से में चिल्लाया, मैं उसके बाप की तरह जालिम क्यों नहीं बन पाया। उसके बाप ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी खुशियां छीन ली, फिर मैं क्यों उसके साथ वैसा सुलूक नहीं कर पा रहा। उसका दिल और दिमाग बुरी तरह आपस में भिड़ रहे थे। वो गम और गुस्से के बीच घिरा हुआ था। तभी उसका फोन बज उठा। आसिफ ने गुस्से में फोन को अनसुना किया और अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। आसिफ का फोन लगातार बज रहा था। गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। बोलो रहमान, क्या आफत आ गई है। वो इतनी बुरी तरह चिल्लाया कि कोई भी दहल जाए। इस वक्त उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। सर, मुझे आपको एक सच बताना है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। प्लीज अपनी जिंदगी और बर्बाद मत कीजिए। रहमान की आवाज में घबराहट थी। क्या बकवास कर रहे हो रहमान? साफ साफ कहो क्या बात है। आसिफ ने दांत पिसते हुए कहा, सर, जिस लड़की को हम जफर शाह की बेटी समझकर उठा लाए हैं, वो उसकी बेटी है ही नहीं। सच तो ये है कि जफर शाह ने जो आपके साथ किया, वही जुल्म इस मासूम के साथ भी किया है। क्या? आसिफ की चीख निकल गई। फोन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और हाथ कांपने लगे। जी सर, अभी पता चला है कि वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है। जब वो 5 साल की थी, तब जफर शाह ने उसके पापा, भाई और माँ के साथ वही खूनी खेल खेला था जो आपके परिवार के साथ खेला था। उसके पापा ने भी जफर के साथ डील करने से मना कर दिया था, जिसके बदले में जफर ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जफर उसे भी मार देता, लेकिन उस बच्ची की मासूमियत और खूबसूरती देख उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा कि जब वह बड़ी होगी तो उसके साथ दरिंदगी करेगा और फिर इसे बेच देगा। अभी उसके 18 साल के होने में 1 महीना बाकी था, जिसके बाद जफर उसे बेचने वाला था। ये सब सुनकर आसिफ की आंखें भर आई। इसका मतलब जफर शाह सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि न जाने कितने मासूमों का गुनहगार था। अब आसिफ उसे ऐसी मौत देने वाला था कि खुद मौत भी कांप उठे। शुक्रिया रहमान, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। अगर आज मैं उस मासूम पर जुल्म कर देता तो शायद उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सर, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आपकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आसिफ ने फोन काट दिया। अब जफर शाह का अंजाम और भी ज्यादा भयानक होने वाला था, पर उससे पहले उसे उस लड़की को संभालना था, जिसने इस नफरत के माहौल में भी उसके पत्थर जैसे दिल को धड़का दिया था। और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने हीरा के साथ कुछ गलत नहीं किया। वह बहुत खुश था।
वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर कदम रखा, हीरा की धड़कनें डर के मारे फिर से थम गई। हीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब आसिफ उसके साथ क्या करने वाला है। जब वो उसे देखकर मुस्कुराया तो हीरा और भी डर गई और ड्रेसिंग टेबल की तरफ खिसक गई। उसे कांपते देख आसिफ ने बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके में हीरा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हीरा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और उसकी सांसें रुक गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसको अचानक क्या हो गया है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में उसका शोर सुनाई दे रहा था। आसिफ उसके बालों को सहलाते हुए मजबूती से उसे अपने सीने से लगाए रहा। वो मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने हीरा के साथ कुछ गलत नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि नफरत के इस खेल में उसे इस मासूम से बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। मुझे माफ कर दो जान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे पहले सच जानना चाहिए था कि तुम वाकई उस जफर शाह की बेटी हो भी या नहीं। हीरा नासमझी से उसे देखने लगी। शुक्र है कि तुम उस दरिंदे की बेटी नहीं हो, तुम किसी अच्छे इंसान की औलाद हो, तभी तो तुम मेरे पास आ गई। उसने प्यार से हीरा के माथे को चूम लिया। हीरा को अपने माँ बाप याद आने लगे। जानती हो तुम्हारे माँ बाप को किसने मारा था? गुंडों ने, हीरा ने धीमी आवाज में कहा। ये तुमसे किसने कहा? जफर बाबा ने। तुम्हारे माँ बाप को किसी गुंडे ने नहीं, बल्कि उसी भेड़िए जफर शाह ने मारा था। ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे परिवार को खत्म किया। पता नहीं हम दोनों के अलावा उसने और कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की है। वो एक ऐसा घटिया इंसान है जो उसकी बात नहीं मानता। वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। वो तुम्हें भी मार देता, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने उसे बहका दिया। वो तुम्हारे 18 साल के होने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारा गलत इस्तेमाल करके तुम्हें बेच सके। ये सच्चाई सुनकर हीरा कांप उठी और उसने आसिफ के कॉलर को मजबूती से पकड़ लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर मेरे पास भेज दिया। अगर मैं थोड़ी और देर कर देता तो पता नहीं वो जफर तुम्हारे साथ क्या करता। आसिफ ने हीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। डरो मत मेरी जान, बस मुझे उन गलतियों के लिए माफ कर दो जो मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ की। हीरा ने पहले तो उसे सख्त निगाह से देखा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि आसिफ भी उसी की तरह उस दरिंदे का शिकार है। हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए आसिफ के हाथ थाम लिए। अब उसका दिल घबरा नहीं रहा था और ना ही उसमें पहले जैसा डर था। मैंने आपको माफ कर दिया आसिफ। भले ही आपने मुझे किडनैप किया, लेकिन फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ। हीरा की बात सुनकर आसिफ मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि हीरा का दिल बहुत नाजुक है। उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे हीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आई लव यू मेरी जान। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगे। अब तुम्हें सिर्फ मैं याद रहूंगा। आसिफ ने नरमी से उसके बालों को चूमते हुए कहा। हीरा ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। बरसों बाद उसकी जिंदगी अब आसान और खुशहाल होने वाली थी। उधर एक अंधेरे कमरे में जफर शाह की चीखें गूंज रही थी। मत करो मेरे साथ ऐसा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। जफर की धमकी पर वहां मौजूद नकाबपोश शख्स का कहकहा गूंजा। अगले ही पल कमरे में रोशनी फैल गई। जफर शाह की हालत बदतर थी। हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे और मजबूत रगड़ की वजह से जगह जगह से खून रिस रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और जिस्म पर गहरे घाव थे। वो शख्स जफर के सामने कुर्सी डालकर बैठ गया। कौन हो तुम? जफर ने पूछा। उसने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटाया। चेहरा देखते ही जफर की आंखें फटी की फटी रह गई। पहचाना? पहचानोगे कैसे? पहचान ही नहीं सकते। याद है 12 साल पहले तुमने मेरे माँ बाप और भाई को कितनी बेरहम मौत दी थी? याद है सालार अंसारी की वो फैमिली? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। आसिफ की आवाज में बरसों का दर्द और गुस्सा था। उस दिन मेरा परिवार गिड़गिड़ाया था, तो तुम जैसे दरिंदे को उन पर रहम नहीं आया। आज मैं भी तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। वैसे ही तुम्हें काटूंगा और वैसे ही तुम्हारा खून बहाऊंगा। याद है वो 2 महीने का बच्चा जिसका तुमने गला घोट दिया था?
जफर शाह, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आसिफ ने लोहे की रॉड से उसे जानवर की तरह पीटना शुरू कर दिया। जफर की चीखें उस कमरे की दीवारों में दफन हो रही थी। आसिफ ने उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। जब जफर तड़पते हुए दम तोड़ने लगा तो आसिफ ने अपनी गन निकाली और सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। एक आखिरी चीख के साथ वो शैतान जहन्नुम पहुंच गया। आसिफ के खून से रंगे हाथ कांप रहे थे। ये वो आखिरी खून था जो उसे करना पड़ा। आज के बाद वो फिर से वही पुराना आसिफ बन जाना चाहता था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। इसकी लाश को ठिकाने लगा था। अपने आदमियों को हुक्म देकर वो तेज कदमों से उस तहखाने से बाहर निकल गया। खुली हवा में सांस लेते हुए उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। इंतकाम पूरा हुआ। मम्मी पापा, आपके बेटे ने आपके कातिल को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आसिफ ने आसमान की ओर देखा और उसकी भीगी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। उस पल उसे अपना पूरा परिवार फिर से याद आया। उसके मन में एक कसक उठी। काश आज मेरी बहन जिंदा होती। काश मेरा छोटा भाई साथ होता तो जिंदगी कितनी हसीन होती ना। अतीत की यादों ने उसकी आंखों को नम कर दिया था, लेकिन इस बार इन आंसुओं में जलन नहीं बल्कि शांति थी। आखिरकार 12 सालों के इंतजार के बाद आसिफ अंसारी को वो सुकून मिल ही गया जिसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जवानी झोंक दी थी। अब उसके सामने एक नई जिंदगी थी जहां नफरत की कोई जगह नहीं थी, बस हीरा का साथ और आने वाली खुशियां थी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।